नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। अयोध्या ग्रीन फायर वर्क्स शो से जगमगाएगा दीपोत्सव 2025 और 26 लाख से अधिक दीपों से रोशन होगी अयोध्या। सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं और अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन विभाग ने दीपोत्सव 2025 को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रीन फायर वर्क्स शो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। संगीत और कोरियोग्राफर का अन्य अनोखा जो अनुभव है वो देखने को मिलेगा। करीब 10 मिनट तक चलने वाला ये संगीत शो रहेगा। इसमें लेजर इफेक्ट्स और आधुनिक कोरियोग्राफी से जो सजावट है वो भी की जाएगी। दीपोत्सव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन विभाग की ओर से दीपोत्सव 2025 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस बार भी ग्रीन फायर वर्क से श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो ग्रीन फायर वर्क शो होगा, यानी कि जो हरित पटाखे हैं उसके जरिए जो शो रहेगा वो देखने लायक होगा। और हर साल आप देख रहे हैं कि दीपावली पर जो अद्भुत नज़ारा है वो अयोध्या से देखने को मिलता है। अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दीपोत्सव 2025 को लेकर के पर्यटन विभाग की ओर से। और इस बार भी भव्य और दिव्य दीपावली आपको एक बार फिर से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिलेगी। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पर्यटन विभाग ने इसके लिए अभी से जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और ग्रीन फायर वर्क शो से इस बार का भी ये जो दीपोत्सव है वो बेहद खास रहने वाला है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या का। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, इस बार दीपोत्सव को लेकर के किस तरह की तैयारियां शुरू की गई हैं इस समय अयोध्या में, जानकारी दें। तैयारियां हर बार बहुत ही व्यापक होती है और इस बार की अगर तैयारियों की बात करें तो अभी से तैयारियां शुरू हो गई। करीब 27 लाख दीपक इस बार प्रज्वलित किए जाएंगे। राम कहते नहीं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जिस तरह से रामनगरी अयोध्या हर बार दीपोत्सव में एक नया कीर्तिमान स्थापित करती है, अयोध्या रूपी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, इस बार फिर से एक बार तैयार है अयोध्या उस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। आपको बताते चले, पर्यटन विभाग ने या जो भी यहाँ के विभाग है सभी ने अभी से ही तैयारियां जोर शोर से करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि तैयारियां कितनी व्यापक है। आपको बता दें, ग्रीन फायर वर्क शो इस बार विशेष आकर्षण में होने वाला है। करीब 10 मिनट तक ये शो चलेगा जो कि बेहद खास, बेहद अलौकिक, बेहद दिव्य होने वाला है। आपको बताते चले, इस बार संगीत और कोरियोग्राफी इतनी बेहतरीन होगी कि जो भी देखेगा मंत्रमुग्ध हो जाएगा, हर कोई आह्लादित हो जाएगा। साथ ही साथ लेजर इफेक्ट और आधुनिक कोरियोग्राफी जो है इस बार की विशेष होने वाली है, बेहद खास होने वाली है। अभी से जो श्रद्धालु हैं वो उस तैयारियों को लेकर इतने उत्साहित हैं कि एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या एक नया इतिहास रचेगी और एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रही है रामनगरी अयोध्या। जी। तो इस बार जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर अभी वहां पर शुरू हुई हैं, क्योंकि अब दीपावली में बहुत अधिक समय नहीं है और इस बार थोड़ा जल्दी हम लोग देख रहे हैं कि दीपावली भी अक्टूबर में ही हो जाएगी। तो क्या तैयारियां अभी ग्राउंड पर वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो निर्देशित कर दिया है, लेकिन ग्राउंड पर अभी समय क्या है अनिल? देखिए, मैं आपको बता दूं, घाटों की साफ सफाई अच्छे से की जा रही है। पहले जो अस्थायी मंच लगाए जाते थे उसकी भी एक बढ़िया व्यवस्था की जा रही है कि अब की इस बार जो मंच लगेगा वो बेहद खास होने वाला है। साथ ही साथ दीपों की संख्या बढ़ाएगी, इसलिए घाटों को भी और ज्यादा विस्तृत रूप दिया जा रहा है। चाहे राम की पैड़ी हो, गुप्तार घाट हो या अन्य तमाम तरह के घाट जो हैं, वहां पर जो टिमटिमाटे दीप हैं वो अपनी स्वर्णिम आभा को लेकर अयोध्या का एक नया कीर्ति का उजियार फैलाएंगे। साथ ही साथ चाहे वो नगर निगम हो, विकास प्राधिकरण हो या अन्य जो भी यहाँ के विभाग हैं, वो सभी लोग अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। टेंडरिंग की प्रक्रिया बड़े जोर शोर से चल रही है और साथ ही साथ इस बार जो दीप बनाने का कार्य है उन घरों को दिया जाएगा जिनका सीधा संबंध त्रेता युग में राजमहल से रहा है। तो इस नाते कई मामले में ये खास हो जाएगा दीपोत्सव कि किस तरह से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाए। जी। और अनिल, जो लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जाहिर है कि वहां पर एक अलग तरीके का उत्साह हर बार हम लोग देखते हैं कि रहता है, लेकिन अभी से क्या वो उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? और खासतौर से जो अयोध्या वासी हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, वो कितना उत्साहित हैं इस बार के इस दीपोत्सव को लेकर के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको इंतजार है उस शुभ घड़ी का, क्योंकि हर बार दीपोत्सव एक नया कीर्तिमान स्थापित करती थी। पिछली बार जब भगवान श्री राम विराजमान हुए तो उसकी आभा, और इस बार तो भगवान श्री राम 5 वर्षीय बालक के रूप में नहीं, युवराज के रूप में नहीं, पूरे परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान हो गए हैं। और प्रथम तल परिवार सहित विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा जो भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ
रामनगरी अयोध्या में मनाने वाले हैं। इस नाते भी ये दीपोत्सव बेहद खास हो जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं उनकी आंखें कब से इंतजार कर रही थी, कब हमारे रामलला विराजमान होंगे और पूरी दीपों से जगमग करेगी रामनगरी अयोध्या। तो रामलला भी बिल्कुल, तो चलिए विराजमान अनिल, हो कुल गए मिला हैं के आप ये कह और रहे हैं कि उत्साह और उमंग भी है, और दूसरा ये है कि जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो भी अभी से ग्राउंड पर शुरू हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मथुरा से खबर है, बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर कमेटी का दौरा हुआ है और 1971 के बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलेगा। मंदिर के खजाने में बंद हैं स्वर्ण, रजत, आभूषण, हीरे मोती का खजाना खोलने को लेकर नव युवक सेवायत गोस्वामियों में उत्साह है। अभी कभी नहीं देखा गया कि खजाने में क्या है, और अब देखेंगे सेवायत गोस्वामी के आखिर इस खजाने में है क्या। ये बड़ी खबर है। 1971 के बाद अब बांके बिहारी मंदिर का जो खजाना है उसको खोला जाएगा और मंदिर के खजाने में स्वर्ण, रजत, आभूषण, हीरे मोती ये सब बंद हैं, ऐसा कहा जाता है। अब खजाना खोले जाने को लेकर के नव युवक गोस्वामियों में भी उत्साह है। सेवायत जो गोस्वामी है वो भी ये देखेंगे कि इस खजाने में क्या है, क्योंकि आज तक सेवायत गोस्वामी अभी इस समय है मौजूदा वक्त में, उन्होंने नहीं देखा। तो हाई पावर कमेटी का ये दौरा हुआ है और अब जानकारी यह है कि 1971 के बाद अब ये होगा जब इस खजाने को खोला जाएगा। तो वीर नारायण शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। वीर नारायण, हाई पावर कमेटी आज पहुंची जिसने आज बांके बिहारी मंदिर में जाकर के इसका निरीक्षण भी किया, और अब कहा यह जा रहा है 1971 के बाद यहाँ का जो खजाना है उसको खोला जाना है। क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट से हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार सहित जो मथुरा के डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त तो इसमें कमेटी में शामिल किए गए थे। उनके द्वारा बीते 2 दिन पहले एक बैठक की गई थी और बैठक में ये निर्णय लिया गया था मंदिर का जो खजाना है वो खोला जाएगा और वीवीआईपी बात थी वो सामने आई थी। आप बता दें कि आज हाई पावर जो कमेटी है उसके द्वारा बांके बिहारी मंदिर का दौरा किया गया और दौरे के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। तो आज जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर को जो भीड़ को जाने वाले जो मार्ग है गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 इसमें बेहद निरीक्षण किया गया कमेटी के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि दोनों 6 रैलिंग हो जाएंगे और रैलिंगों के माध्यम से श्रद्धालु भक्त बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से वीवीआईपी दर्शनों पर पाबंदी की बात जो सामने आ रही थी उसमें यह कहा गया कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो होगा, वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाले जो लोग हैं वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ ही दर्शन करके बाकी जो पर्चियां संचालित से रोक लगा दी जाएगी। और खास बात इसमें यह है कि जो मंदिर का जो खजाना 1971 से बंद पड़ा हुआ था वो खजाना अब खुलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी ने मंदिर सेवायतों के साथ एक बैठक की और बैठक में ये दिशा निर्देश दिए कि 1971 के बाद ये खजाना जो है वो अभी तक नहीं खुला था। मंदिर गोस्वामी। चलिए, बहुत शुक्रिया वीर नारायण इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो 1971 के बाद अब ये खजाना खोलेगा और अब देखना यह है कि यहाँ पर और क्या कुछ देखने को मिलता है। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर से खबर है, ऑपरेशन महाकाल 2 में बड़ी कार्रवाई की गई है और अखिलेश दुबे गैंग को करारा झटका लगा है। ग्वालटोली थाने में इंस्पेक्टर सभाजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सभाजीत सिंह पर दुबे गैंग को संरक्षण देने का आरोप है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये बात डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने कही है। दुबे गैंग के हर सदस्य को जेल भेजा जाएगा, श्रवण कुमार ने इस बात को भी कहा है। ऑपरेशन महाकाल 2 के तहत बड़ी कार्रवाई, अखिलेश दुबे गैंग को करारा झटका लगा है। ग्वालटोली थाने के इंस्पेक्टर सभाजीत सिंह गिरफ्तार। सभाजीत सिंह पर दुबे गैंग को संरक्षण देने का आरोप है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार की ओर से ये बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी ऑपरेशन महाकाल 2 को लेकर ये बड़ी कार्रवाई। थाना ग्वालटोली पे 126/25 मुकदमा लिखा गया था जो आगमन गेस्ट हाउस को लेकर के है, जो प्रॉपर्टी बटा 13/388 को लेकर के है। उसमें अखिलेश दुबे और बाकी उनके को एक्यूज्ड हैं जो जेल में हैं। उसमें एक इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा भी नेम्ड हैं।
जिसमें ग्वालटोली इंस्पेक्टर ने बार विवेचना उनको अरेस्ट किया है और गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है सबूतों के आधार पर। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है बरेली से। दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग के मामले से जुड़ी हुई यह खबर है। फायरिंग के बाद कॉलोनी के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कॉलोनी के बाहर गेट लगाने का काम भी शुरू हो गया है। बाहरी लोगों की आवाजाही को यहां पर नियंत्रित किया जा रहा है। परिवार और कॉलोनी की सुरक्षा बेहद जरूरी है, जगदीश पाटनी ने इस बात को कहा। तो दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग के मामले में ये जानकारी, कॉलोनी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, गेट लगाया जा रहा है और कॉलोनी के बाहर गेट लगाने का काम शुरू हो गया है। परिवार, कॉलोनी की सुरक्षा बेहद जरूरी है, जगदीश पाटनी ने इस बात को कहा। हम आज बरेली में खड़े हैं। यहाँ पर दिशा पाटनी का घर है और उसके हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनका घर है। ये जगदीश सिंह पाटनी है, पुलिस विभाग से रिटायर है। आज सुबह इनके यहाँ पर कुछ नकाबपोश बदमाश आए थे और उन्होंने फायर किए। फायर करने के बाद दहशत पूरे मोहल्ले में फैला दी है। पुलिस का कहना है कि इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी जो आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी। आलोक जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी फायरिंग की ये घटना हुई उसके बाद अब ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी को थोड़ा वहां पर चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, गेट लगाया जा रहा है, लोगों पर नजर रखी जाएगी, क्या जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, वहां पर 5 से जो कॉलोनी है वहां पे 5 से 6 मकान है। सिर्फ वहां पे जो मेन सिविल लाइंस है, मेन गेट है, तो उसको लगाया जा रहा है। अभी तक वहां गेट नहीं था, तो पुलिस अधिकारियों ने भी उनसे कहा है कि जब आपके कुछ ही मकान है तो इसमें आप सब लोग मिलकर एक गेट का निर्माण कर लीजिए, जिससे कि असामाजिक तत्व इसमें ना आ सके। अगर एक गेट लगा होता तो डायरेक्ट जो बोलो अपराधी आए थे वो अंदर नहीं आ सकते थे। इसी के साथ एसएसपी ने आज एसपी ट्रैफिक के निर्देश से एक छठी टीम को भी बनाया गया है, जिससे उस जो सीसीटीवी फुटेज है वहां से लेके जहां जहां तक वो बाइक गई है उसको ट्रेस किया जा रहा है कि ये बाइक कहां कहां तक गई है। और तीसरी बात यह है कि सबसे जो अहम बात है कि जो सिविल लाइंस का एरिया है उसमें जो बड़ी वारदात हुई है उसमें भी एसएसपी ने आज पुलिस पिकेट की समीक्षा की है और कहा है कि इससे जो सिविल लाइंस एरिया है उसमें लगातार पिकेट रात में वो क्यों नहीं की गई, पेट्रोलिंग क्यों नहीं की गई, इस पे भी गहन समीक्षा हो रही है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पे पुलिस समीक्षा कर रही है और जल्दी एसएसपी ने कहा है इसको जल्दी हम खुलासा करेंगे। खुलासे के बाद ही पता लगेगा कि पूरी घटना क्या है, उसका मकसद क्या था। और आलोक, जो आरोपी हैं क्या उनके विषय में कोई जानकारी पुलिस को मिल पाई, कोई ट्रेस आउट किया गया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी लगे हुए थे वहां पर उसके जरिए ये पहचान की कोशिश हो रही है, तो ये जांच कहां तक पहुंची अभी? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बताया कि उन्होंने एक छठी टीम भी बना दी है एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में। वही जो टीम है वो लगातार अभी तक ट्रेस करती चली जा रही है और लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक कैमरों की ट्रेस किया गया है, तो वो आगे दिल्ली रोड तक जाती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा ट्रेस नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारी कुछ बताने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ा मामला है। पुलिस अधिकारी हर एक बात पूछकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्वयं कप्तान इन्वॉल्व है। कोई भी फाइट होती है, कुछ भी पुलिस मीडिया को बताना होता है, वो एसएसपी खुद बताते हैं। नीचे वाले अधिकारियों साहब मना कर रखा है इस बात पे बोलने के लिए, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूत्रों के अनुसार यह है कि पुलिस कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुंची है। रात भी उसने कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था, फिर छोड़ दिया। अब देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस इसका वर्कआउट करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं हाथरस से, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में मौत की तस्वीरें कैद हुई हैं। एक स्कूल की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। ये थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ हाईवे की घटना बताई जा रही है। तो हादसा हो गया है जहां पर स्कूल बस ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। एक युवक की बताया जा रहा है मौके पर ही मौत हो गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से हादसा हुआ है। ये स्कूल बस है, तेज रफ्तार, और बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें एक की तो मौके पे ही मौत हो गई, दूसरा इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अभी फिलहाल जारी है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई क्योंकि ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। ये चंदपा क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ हाईवे की घटना बताई जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। सुनील, ये हादसे की तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये पूरा वाकया किस तरीके से घटित हुआ और अभी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, अपडेट करें। जी आयुष, बिल्कुल आपको बता दूं, ये घटना हाथरस के चंपा थाना क्षेत्र के मीठई के आसपास की घटना है, जहां पर एक युवक अपनी मोटरसाइकिल से, दो लोग बाइक सवार जा रहे थे। सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक विनायक इंटरनेशनल स्कूल की जो बस थी, उसकी लापरवाही के चलते सामने से आ रहे युवक की जोरदार टक्कर मारती, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक जो मौके पर मृत जो हो गया था उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, साथ ही दूसरे का इलाज चल रहा था। इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसके जो ड्राइवर को गिरफ्तारी की जा चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर है प्रयागराज से। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। माफिया अशरफ की कुर्क जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। 19 बीसवा जमीन है जिस पर खुले आम अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इंडिया न्यूज के ऊपर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। तो अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करता हुआ नजर आया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अब इसको खबर दिखाए जाने के बाद जागा है और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही थी। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से है। इंडिया न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ पे माफिया अशरफ की ये अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है और अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया है और पुलिस प्रशासन अवैध प्लॉटिंग को यहाँ से अब हटा रहा है, ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है। खबर प्रसारित होने के बाद, खबर को दिखाए जाने के बाद अब इस पर यह संज्ञान प्रशासन की ओर से लिया गया है। ये बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है प्रयागराज में, जहाँ पर ये अवैध प्लॉटिंग हो रही थी, गलत तरीके से ये प्लॉटिंग की जा रही थी, इलीगल थी ये। और इस खबर को इंडिया न्यूज़ ने बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था और उसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है और अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन हरकत में आया और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध प्लॉटिंग जो यहाँ पर की जा रही थी उसको ध्वस्त करने का काम यहाँ पर किया गया है बुलडोजर के जरिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो पूरा क्षेत्र है जहाँ पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। माफिया अशरफ की अवैध प्लॉटिंग है जिस पर बुलडोजर चला है। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, ये बड़ी खबर है और पुलिस प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। ये बिल्कुल इंडिया न्यूज की खबर का एक धमाकेदार असर हुआ है। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी कि माफिया अशरफ की जो कुर्क जमीन थी, अराजी संख्या 1914, 1915, ये दोनों जो और कुछ और भी अराजी थी, कुल मिला के 1 बीघा 19 बिस्वा ये जमीन थी। ये माफिया अशरफ की जमीन थी। इसमें बकायदा अशरफ ने 2003 में रजिस्ट्री कराई थी और उसके बाद ये 2010 में कुर्क कर दी गई थी गैंगस्टर एक्ट के तहत, जिसके बाद अतीक अशरफ की जब हत्या हो गई तो उसके बाद सब जितने भी सभी थे आरोपी जो थे वो फरार चल रहे थे। जैनब फातिमा उनकी पत्नी जो थी वो भी फरार थी। तो आर्थिक तंगी से जो जूझ रहा था ये पूरा परिवार जो है, माफिया का परिवार। उसके बाद मार्च 2024 में एडीजी एलओ जो है अमिताभ यासिन ने बाकायदा इसको लेके एक लेटर लिखा था। उसमें लिखा था कि अराजी, ये जो अराजियां हैं, इन सभी अराजियों को अशरफ के जो साला है जैद मास्टर, वो बाकायदा अपने करीबी जो लोग हैं जैसे अरशद है, अफजल है, अकबर टंकी और इस तरह के, और एक और है नयाब अली, ये सभी लोग मिलके यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इससे जो कमाई हो रही है वो माफिया के परिवार यानी जैनब फातिमा के पास पहुंचाया जा रहा है। जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ था, लगातार इस पे कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले इस पे पुनः फिर से कब्जा करके प्लॉटिंग की जाने लगी। जब इस मामले को हमने प्रमुखता से उठाया तो हड़कंप मच गया। जो स्थानीय जो लेखपाल है सुशील शुक्ला जो है वो और कुछ और राजस्व कर्मी और बिल्कुल, लेकिन अमित प्रशासन की उदासीनता ये अब कैसे है? क्या संलिप्तता है इसमें या फिर अब ये अनदेखी की वजह से हुआ, लापरवाही की वजह से हुआ? क्योंकि जो कार्रवाई अभी हो रही खबर दिखाए जाने के बाद इसका तो खुद संज्ञान प्रशासन को होना चाहिए कि जो कुर्क की गई जमीन उस पर अवैध प्लॉटिंग कैसे हो रही है।
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं राजस्व कर्मी और जो पुलिसकर्मी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण होता है, और संरक्षण ऐसे नहीं, मोटी रकम जब मिलती है उसके बाद ही संरक्षण प्राप्त होता है। तो जब इस मामले में इन लोगों की जब संलिप्तता हुई मोटी रकम लेके, तो ये लोग वहां पे प्लॉटिंग करवाने लगे। लेकिन जब इस मामले को लेकर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया है तो अब कार्रवाई का दौर हो गया है शुरू, और 24 घंटे के अंदर ही वहां पे बुलडोजर लेके एसडीएम सदर और जो प्रशासन की जो पुलिस की जो टीम थी वहां पहुंच गई, और पूरे अवैध प्लॉटिंग को पूरा वहां जो कब्जा किया जा रहा था उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। वहां पे बाकायदा उसको सीमांकन किया जा रहा है कि कहां से कहां तक उसकी अराजी है, वो उसकी जमीन है, वो किया जा रहा है। साथ ही अब इसमें एफआईआर की तैयारी चल रही है कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कुर्क जमीन पर कब्जा करना ये सरकारी संपत्ति को कह सकते हैं क्षति पहुंचाने का मामला बनता है। बिल्कुल, चलिए अमित, तो बहुत इसमें अब शुक्रिया इस मुकदमा तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।